हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी हमारी यूनिट फर्स्ट और थर्ड कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट यूनिट, दैट इज़ द यूनिट फोर्थ। इसमें हम मेनली बात करेंगे अभी हम पैरामीट्रिक एम्पलीफायर्स की। सो उससे पहले हम बात करेंगे वैरेक्टर्स की। तो आज मैं बात करूंगी वैरेक्टर्स के बारे में और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट वैरेक्टर। देखिए, जब हम बात करते हैं वैरेक्टर की, तो ये जो वैरेक्टर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज द वैर प्लस एक्टर। वैर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एंड एक्टर स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, इंडक्टर और रिएक्टेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल यानी कि वैर प्लस एक्टर मीन्स वेरिएबल या तो कैपेसिटर होगा या इंडक्टेंस या रिएक्टेंस। सो यहाँ पे जो टर्म वैरेक्टर है, इट मीन्स अ डिवाइस whose reactance और capacitance can be varied in a control manner with a bias voltage। यहाँ पे हम जो वैरेक्टर टर्म यूज में ले रहे हैं, ये एक ऐसे डिवाइस को शो करती है जिसकी रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम एक बायस वोल्टेज अप्लाई करके कंट्रोल्ड मैनर में हम वेरी कर सकते हैं। So that device is termed as the varactor। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे पैरामीट्रिक एम्पलीफायर्स के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है इस यूनिट में। सो पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में ऐसे डायोड्स यूज में लिए जाते हैं जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। यदि हम इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स जंक्शन डायोड में एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल में डिप्लीशन लेयर के पास ग्रेजुअली कन्वर्ट कर देते हैं तो उन्हें हम लीनियरली ग्रेडेड पी जंक्शन कहते हैं। और यदि एन टाइप मटेरियल इन पीएन जंक्शन डायोड इज कन्वर्टेड इनटू पी टाइप मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड एज द एब्रप्ट पीएन जंक्शन। अभी हमारा कंसंट्रेशन है लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन पे। सो मैं यहाँ बात करूंगी लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के बारे में। सो वैरेक्टर हम किसे कहते हैं? वैरेक्टर डायोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वैरेक्टर डायोड एक टाइप का एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जिसकी नॉन लीनियर कैपेसिटेंस होती है। देखिए, नॉन लीनियर कैपेसिटेंस होने का मतलब क्या होता है कि इसकी हम कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। सो ऐसे डायोड जिनकी कैपेसिटेंस को हम एक बायस वोल्टेज लगा के वेरी कर सकते हैं, उन्हें हम वैरेक्टर डायोड कहते हैं। सो दिस इज वाज अबाउट द वैरेक्टर डायोड। अब देखिए, वैरेक्टर डायोड की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वैरेक्टर डायोड गैलियम और आर्सेनिक के बने होते हैं। हम इन डायोड में गैलियम और आर्सेनिक की जगह बस सिलिकॉन भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो गैलियम आर्सेनिक वैरेक्टर डायोड होते हैं इनके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं जिनके कारण हम मोस्टली गैलियम आर्सेनाइड वैरेक्टर डायोड को ही यूज में लेते हैं। जैसे फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि इनकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, साथ ही लो टेम्परेचर पर इनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक टाइप का एन मटेरियल है जिसपे हमने पी टाइप की लेयर को हमने डिपॉजिट किया है। तो जब हम इसके ऊपर एक नेगेटिव बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम इसके ऊपर एक नेगेटिव बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो उस केस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी कैपेसिटेंस लीनियरली वेरी करती है। सो ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसको किस टाइप से वेरी करवाते हैं। सो ये जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, ये जो अप्लाइड बायस वोल्टेज हम लगाते हैं उसका फंक्शन होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो इस कारण से ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये है एक वैरेक्टर डायोड की तरह बिहेव करता है। अब बात आती है कि इन वैरेक्टर डायोड को यूज कहाँ लिया जाता है। तो मेन इनके एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो वैरेक्टर डायोड को हम यूज लेते हैं लो नॉइज पैरामीट्रिक एम्पलीफायर एंड अप कन्वर्टर्स में। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर और अप कन्वर्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
सेकेंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस कैसी होती है, लीनियरली वेरिएबल होती है और ये 10 का फंक्शन होती है। तो कहने का मीनिंग यह है कि इन डिवाइसेस की वेरिएबल कैपेसिटेंस को हम एक रेजोनेंट सर्किट के ऑसिलेशन के टाइम के रिस्पेक्ट में यूज में ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के लिए जो वैरेक्टर है उनकी जो कैपेसिटेंस रेंज होनी चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ द 5:1 टू द 10:1। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन की, तो जो वैरेक्टर डायोड होते हैं ये कुछ हार्मोनिक्स जनरेट करते हैं और ये हार्मोनिक्स इनकी कुछ नॉन लीनियर रिएक्टेंस के कारण डेवलप होती हैं। सो इसीलिए हम वैरेक्टर डायोड को सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव सोर्स के कंस्ट्रक्शन में भी यूज में लेते हैं, जहां पर हमें हार्मोनिक जनरेटर की जरूरत होती है और हम साथ ही लोअर फ्रिक्वेंसी के सोर्स को यूज में लेते हैं। चौथे एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वैरेक्टर्स डायोड्स को हम सिग्नल की मिक्सिंग के लिए और सिग्नल के डिटेक्शन के लिए भी हम यूज में लेते हैं। सो अभी हमने बात की है कि वैरेक्टर डायोड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं और उनके मेन एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूजुअली डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ लीनियरली ग्रेडेड और एब्रप्ट पीएन जंक्शन, हैंस एक्सप्लेन हाउ दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड एज अ वैरेक्टर। सो वैरेक्टर के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया है, आगे के बारे में हम और डिस्कस करेंगे लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के बारे में। तो देखिए अब मैं आगे बात कर रही हूं इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। हम यहाँ पर एक लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम यह कह रहे हैं कि जिसके मतलब कि एक ऐसा जंक्शन डायोड है जिसके एन टाइप मटेरियल में हम ग्रेजुअली चेंजेस कर रहे हैं एंड these gradually changes are in a linear fashion over to the p-type material in a distance d। यानी कि हमारा देखिए हम इसको आगे इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को इस प्रकार से हमने जोड़ दिया तो ये हमारा एक पीएन सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड बन जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन में हम इसके एन टाइप मटेरियल में ग्रेजुअली चेंजेस कर रहे हैं और ये ग्रेजुअली चेंजेस हम पी टाइप मटेरियल के रिस्पेक्ट में डी डिस्टेंस में कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे और फिगर में देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम इसमें एन टाइप मटेरियल में ग्रेजुअली चेंजेस कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस आप देख सकते हो पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल के बीच के डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ये वाली डिस्टेंस -d/2 है तो ये वाली डिस्टेंस +d/2 है। सो अब हमने यहाँ पे इस लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के लिए हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्राफ में तो हमने Na-Nd प्लॉट किया है। यहाँ पर जो आप Na देख रहे हैं ये Na है एक्सेप्टर एटम डेंसिटी और Nd है डोनर एटम डेंसिटी। तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने प्लॉट किया है x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली आगे हमने प्लॉटिंग दिखाई है चार्ज डेंसिटी की, तो ये हमारी चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे -d/2 +d/2, यानी कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टाइप मटेरियल की एन टाइप मटेरियल का जो डिस्टेंस है d, उसके रिस्पेक्ट में हमने चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन बताया है। सो दिस फिगर इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड हियर वी हैव प्लॉटेड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टर एटम डेंसिटी एंड द डोनर एटम डेंसिटी। अब आगे हम ये कहते हैं कि जब भी हम इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन डेंसिटी में ग्रेडियंट करते हैं, मींस आगे हमने यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एड ऑन की है उनके बीच में अगर कुछ ग्रेडियंट होता है तो उस केस में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं और ये डिफ्यूजन हमें हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इससे होल इलेक्ट्रॉन्स
पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव करते हैं और ये जो होल्स देखें, कहने का मीनिंग यहाँ पर है कि जो पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है, हमारे सेमीकंडक्टर दो टाइप के होता है। एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, हम उनमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। दूसरे सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो फर्दर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं तो एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव करते हैं और पी टाइप मटेरियल से होल एन टाइप की तरफ मूव करते हैं। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेटअप नहीं हो जाता है। और तो यहाँ पे इसके कारण हमें यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन मिलता है और उस डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल यहाँ पे नहीं होते हैं। सो इस केस में क्या होता है, इस जंक्शन के दोनों ओर स्पेस चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है जो क्या करता है, दैट कंस्टिट्यूएंट्स एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनी है जिसके अंदर क्या होता है कि स्पेस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है। बट जब हम यहाँ पे इस कंडीशन में एक नेगेटिव, या हम ये बोलते हैं जब हम इस कंडीशन में एक रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायसिंग मतलब जब हम इस एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमने रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स के बीच में एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे से दूर जाते हैं ये, यानी हमारी जो डिप्लीशन रेयर होती है वो और भी वाइड हो जाती है। अब जब हम इस कंडीशन में यहाँ पर एक एसी वोल्टेज, एडिशनल एसी वोल्टेज और अप्लाई कर देते हैं तो इसके द्वारा हम इस जंक्शन की जो कैपेसिटेंस थी उसको टाइम के साथ में वेरी कर सकते हैं। सो ये भी हम बात कर रहे हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के बारे में। इस प्रकार से जो लीनियरली वेरिंग स्पेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डेवलप होती है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रो इज इक्वल्स टू द क्यू इनटू द एक्स। यहाँ पर जो रो है ये स्पेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए आगे हम ये कहते हैं जो क्यू है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और एक्स इज द डिस्टेंस। ये जो वेरिएशन हम यहाँ देख रहे हैं, this variation can be obtained by gradually reducing the doping or the concentration of donor atoms to 0 in the region x बराबर d/2 to the x बराबर 0। देखिए इसका मीनिंग यह है, देखिए हमने जो डोपिंग की थी इसका मीनिंग यह है कि यदि हम x बराबर d/2, ये हमारा d/2 पॉइंट है, ये 0 है, कि यदि हम d/2 से लेकर के 0 तक हमारे जो डोनर एटम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं d/2 से लेकर के 0 पॉइंट तक यदि हम डोनर एटम की कंसंट्रेशन को 0 कर देते हैं तो ये हमारा ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। आप देख सकते हैं चार्ज डेंसिटी हमारी रिड्यूस हो रही है। फर्दर यदि हम एक्सेप्टर एटम की x बराबर 0 से लेकर के d/2 डिस्टेंस तक अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा वेरिएशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइनली हम यह कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन हमें कब देखने को मिलेगा, कि जब हम डोनर एटम की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दें d/2 से लेकर के 0 रीजन तक, या फिर हम एक्सेप्टर एटम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें 0 से लेकर के इस -d/2 डिस्टेंस तक। तो इस प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि Na और Nd का जो डिफरेंस होगा, मींस एक्सेप्टर एटम डेंसिटी और डोनर एटम डेंसिटी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Na minus Nd will be directly proportional to x और Na minus Nd will be equal to the kx। यहाँ पर जो k है एक कांस्टेंट है।
फर्दर अभी हमने कहा था कि जो चार्ज डेंसिटी है वो x के रिलेटिव प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हमने कहा था रो की वैल्यू qx के बराबर होगी। यहाँ पर जो q है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फर्दर अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन के लिए पॉइसन इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जिस इक्वेशन के द्वारा हम फाई यानी कि पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, सो इस केस में पॉइसन इक्वेशन हम लिखेंगे del 2 phi will be the minus rho upon epsilon, या d2 phi over dx square will be equal to the minus rho upon epsilon। और अभी हमने ऊपर देखा है कि रो की वैल्यू qx के इक्वल है, तो d2 phi over dx square will be equal to the minus qx upon epsilon। अब जब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाई की वैल्यू इवेलुएट करनी है, मीन्स हमें यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इवेलुएट करनी है और उस पोटेंशियल की वैल्यू के द्वारा हम फाइनली कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की बात कर रहे हैं और जिनकी कैपेसिटेंस को हम उनकी डोपिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, del phi over del x that will be equal to the minus of q x square upon 2 epsilon plus c1। अब यहाँ पर जो c1 है यह एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि जब x की वैल्यू d/2 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में del pi over del x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से जब हम del pi over del x की वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ पे x की जगह रखेंगे d/2, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 0 will be equal to the minus of q/2 epsilon d/2 का होल स्क्वायर प्लस c1। यहाँ से जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो c1 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, q/8 इंटू डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ से c1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, del pi over del x की इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें del pi over del x की इक्वेशन मिलेगी, that will be the minus qx square upon 2 epsilon plus qd square upon 8 epsilon। अब जब हम इसको आपस से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें phi की वैल्यू मिल जाएगी। So now again integrating this equation with respect to the x, we will get phi which will be equal to the minus q x cube upon 6 epsilon plus q d square x upon 8 epsilon plus c2। अब अगेन हमारे पास में यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया है c2, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि जब x बराबर 0 है उस केस में phi की वैल्यू 0 के इक्वल है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, phi की वैल्यू 0, तो c2 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन आता है phi के लिए, एंड दैट इज द माइनस क्यू एक्स क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस क्यू डी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 8 एप्सिलॉन। अब हमें यहाँ पे जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ देख सकते हैं, हमारा डायग्राम ये था, ठीक है। तो ये जो प्लस d/2 पॉइंट है ये माइनस d/2 पॉइंट है। इन दोनों के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो phi की वैल्यू क्या होगी, phi एट d/2 माइनस ऑफ phi एट माइनस ऑफ d/2। सो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलती है और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, phi ऑफ d/2 माइनस ऑफ phi ऑफ माइनस d/2। अब देखिए हमारे पास में phi की वैल्यू है, जब हम इस रिलेशन में एक बार x की जगह d/2 रखेंगे तो phi d/2 मिलेगा, और जब हम x की जगह पे माइनस d/2 रखेंगे तो phi एट माइनस d/2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे phi की वैल्यू को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें phi की वैल्यू मिलती है माइनस क्यू डी क्यूब अपॉन 24 एप्सिलॉन प्लस क्यू डी क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन। यहाँ से हम क्यू डी क्यूब अपॉन एप्सिलॉन कॉमन लेंगे, तो रिजल्ट में जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 1 अपॉन 24, that will be equal to the q d cube upon 12 epsilon। तो ये हमने निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है जंक्शन के अक्रॉस। अब हम ये कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो उस केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए कॉन्टैक्ट पोटेंशियल प्लस नेगेटिव अप्लाइड पोटेंशियल। तो देखिए फाइनल हम ये बोलेंगे कि ये जो phi है ये बराबर किसके होना चाहिए, phi c माइनस v के। phi c कॉन्टैक्ट पोटेंशियल प्लस नेगेटिव अप्लाइड पोटेंशियल, क्योंकि हम यहाँ रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम माइनस v लेंगे।
तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए QD क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन के। तो जब हम इन दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं तो हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे D की वैल्यू निकाली 5C माइनस बी इंटू 12 एप्सिलॉन अपॉन Q की पावर 1/3। तो हम यहाँ पे फाइनल अगर हम टोटल चेंजेस देखने हैं पर यूनिट एरिया के रेस्पेक्ट में, तो फाई की वैल्यू देखिए, हमने क्या बोला था, फाई की वैल्यू किसके इक्वल थी, आई थी हमारी, फाई वॉज इक्वल टू दी रो, देखिए हमने रो लिखा था QX के इक्वल, और हम यहाँ बताना चाहते हैं टोटल फाई, और वो हम देखना चाह रहे हैं 0 से लेके D/2 डिस्टेंस के लिए। तो फाई टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 से लेकर के D/2 इंटू रो dx। रो की वैल्यू क्या है QX, हमने इसका इंटीग्रेशन किया QX स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट की 0 से लेकर के D/2। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, QD स्क्वायर बाय 8। यहां से हम क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 8 इंटू D की पावर 2/3। तो फाइनल हमें फाई की वैल्यू मिलती है Q अपॉन 8 इंटू 12 एप्सिलॉन इंटू 5C माइनस पी अपॉन Q की पावर 2/3। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है कि हम उसके ऊपर रिवर्स कितना वोल्टेज लगा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हमें कैपेसिटेंस डिफाइन करनी होगी तो इट विल बी डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ दी फाई एंड फाई सी माइनस वी, मतलब उनके इन फाई और फाई सी माइनस वी में होने वाले इंक्रीमेंटल चेंज के रेशियो को हम डिफाइन करेंगे। सो सी विल बी गिवन एज दी डी फाई ओवर ऑफ डी इंटू दी फाई सी माइनस वी। सो हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहे हैं दैट इज टेकन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो सी विल बी इक्वल टू दी डी फाई डिवाइडेड बाय द डी ऑफ फाई सी माइनस वी। तो हम देखो फाई की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है फाई सी माइनस वी के टर्म में, तो यहाँ पे हम डी फाई में एक जगह पे फाई की वैल्यू रखेंगे और इस वाले पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे फाई सी माइनस वी के रेस्पेक्ट में। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन इंटू फाई सी माइनस वी की पावर 1/3। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम एक लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज एग्जिबिटिंग अ नॉन लीनियर बिहेवियर, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड कर रही है V पे, साथ ही डिपेंड कर रही है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल पे। तो यदि अगर हम फाई सी माइनस वी को नाम देते हैं V0 और अगर हमने यहाँ पे एक एडिशनल AC वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया, यानी जिसको पंपिंग वोल्टेज कह रहे हैं VP, दैट इज अ VP cos ओमेगा PT, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगी जंक्शन डायोड की दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ में उस जंक्शन डायोड की कैपेसिटेंस वेरी करेगी। तो यहां से अब हम उस केस में CT की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, फाई सी माइनस वी को तो क्या लिख दिया, V0 लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन V0 की पावर 1/3 इंटू किसे करेंगे हम 1 प्लस VP हमारा जो पंपिंग वोल्टेज है और V0 जो हमने फाई सी माइनस वी के इक्वल लिया है। तो 1 प्लस VP अपॉन V0 इंटू कॉस ओमेगा PT की पावर -1/3। तो इस केस में हमारी जो एक नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है जो टाइम का फंक्शन होगी और उसको हम एक फूरियर सीरीज के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कैपेसिटेंस C, अब यहाँ पे हम T का फंक्शन ले रहे हैं तो इसलिए इसके ब्रैकेट में T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू दी समीशन फ्रॉम n बराबर 0 टू द इनफाइनाइट Cn ऑफ cos n ओमेगा PT। अब क्योंकि हम फूरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में Cn और C0 कुछ हमारे पास में हार्मोनिक्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम इस प्रकार से डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम उनको इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने Cn की वैल्यू लिखी है, डायरेक्टली हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई हम डेरिवेशन उसका नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में हम देख सकते हैं कि हमें कुछ हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। सो जब हम यहाँ पे इस कैपेसिटेंस का यानी कि टाइम डिपेंडेंट कैपेसिटेंस को जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो हमारी पंपिंग फ्रीक्वेंसी FP है उसके पास में हार्मोनिक्स है और उसके हम एक फूरियर सीरीज के द्वारा हम कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी
वीपी के लीनियर, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वीपी का लीनियर फंक्शन तो नहीं है, हमें यहाँ पे साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो दीज कोफिशिएंट्स आर आल्सो नॉट द लीनियर फंक्शन ऑफ एसी वोल्टेज वीपी और द वोल्टेज वी नॉट। सो यहाँ पे क्योंकि सीटी का एक नॉन लीनियर कैपेसिटेंस बिहेव हमें देखने को मिल रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड का हम सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते हैं। साथ ही अगर हमें यहाँ पे वेक्टर की एफिशिएंसी डिफाइन करनी होती है तो हम उसको एक पैरामीटर क्वालिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड। ये हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड और उसके द्वारा कितनी एनर्जी लॉस किया गया उसके रेशियो को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो डायरेक्टली हम उसका यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वालिटी फैक्टर, दैट इज द Cj into omega r rho divided by 1 plus omega square Cj square rp into the rs। फर्दर यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द ओमेगा एफ, दैट विल बी द 1 अपॉन ऑफ Cj into rp into rs का होल स्क्वायर एंड थीटा mg विल बी इक्वल टू द rf अपॉन 4rs का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है एक वेक्टर के बारे में और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के बारे में, और साथ ही हमने उसकी वेरिएबल कैपेसिटेंस को डिस्कस किया है कि किस प्रकार से एक लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की कैपेसिटेंस टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर शो करती है, साथ ही एक नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है। थैंक यू सो मच।